जो नेक्स्ट पैसेज का हम लोग डिस्कशन करेंगे वह है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। उसमें पहला चीज है वह है कमिंग टुगेदर। Coming together federation. This type of federations are found in coming together federation includes USA, Switzerland and Australia. In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong, vice versa the federal government. यानी इसमें जिस तरह से अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की व्यवस्था है और वह व्यवस्था है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के तहत। इसके तहत जो है हम ये पाते हैं कि जिस तरह से केंद्र मजबूत है उसी तरह से राज्यों को अधिकार दिए गए, यानी इस सिस्टम को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन के तहत करते हैं। दूसरा है सेकेंड रूट, वह है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस दूसरे कैटेगरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट्स अधिक ताकतवर होती है बनिस्पत स्टेट्स गवर्नमेंट के अभी, जैसा कि भारत ऐसे देश में ये देखने को मिलता है, स्पेन ऐसे देशों में मिलता है, बेल्जियम ऐसे देशों में इस तरह की, यानी सेकंड कैटेगरी की जो सिस्टम्स है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ये पाई जाती है। अब आइए बच्चे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत को फेडरल कंट्री कैसे बनाता है, यानी क्या क्या कारण है कि भारत एक फेडरल स्टेट या फेडरल कंट्री के रूप में जाना जाता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। द नेक्स्ट एसेट इज हाउ इंडिया makes a federal country. भारत जैसे देश को किस आधार पर हम ये कहेंगे कि भारत एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत शासन करती है, न कि यूनिटरी मेथड के तहत। इसके तहत संविधान में इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो फेडरल के लिए जो है प्रोवाइड होते हैं। वह है कि 2 टायर नहीं, हमारे यहाँ 3 टायर शासन की पद्धति है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इस तरह से पंचायत और म्युनिसिपल्स को जो स्थानीय शासन है उसे भी अधिकार दिए गए हैं और सब कोई अपने अपने सेपरेट जुडिकेशन के तरह अपने अधिकारों को एंजॉय करता है, ये भी करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट्स एंड द स्टेट सिस्टम। दस द एग्जामिन लिस्ट, यानी 3 तरह के अधिकार लिस्ट बनाए गए हैं जो अलग अलग राज्यों के लिए हैं, केंद्र शासित राज्यों केंद्र के लिए है। पहला है यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट के तहत वैसे सब्जेक्ट आते हैं जैसे फॉरेन अफेयर्स से लेकर के बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, रेलवे, डिफेंस, ये सभी चीजों पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन यानी केंद्र सरकार को है। दूसरा लिस्ट है वह है स्टेट लिस्ट। इसके तहत जो है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, ये सभी विषय वस्तु यानी दीज सब्जेक्ट्स आर कमिंग इन द स्टेट लिस्ट एंड दीज लिस्ट आर रनिंग अंडर द स्टेट्स। और इस पर कानून बनाने का या इस सब्जेक्ट से रिलेटिंग काम करने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। इसके तहत जो है वो कॉमन इंटरेस्ट के विषय हैं जो यूनियन गवर्नमेंट में भी उसी तरह से हैं और स्टेट गवर्नमेंट में है, जैसे एजुकेशन है,
फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्टेशंस है और सक्सेशंस है। इनमें दोनों में को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी स्थिति में इन एनी केस between the union and state government can make laws and on the subject mentioned in the list, if their laws conflict with each other, यदि किसी विषय को लेकर दोनों में किसी तरह का विवाद हो, the law made by union government will prevail, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून जो है वह सर्वमान्य होते हैं या लागू किए जाते हैं। इसके अलावा एक और अलग से लिस्ट है जिसे रेडिजुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। इसके तहत जो है हम लोग जो है इंटरनेट इत्यादि से जो आधुनिक चीजें हैं, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, इस सब के संबंधित जो कानून है या नियम है वह इस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके तहत होल्डिंग टुगेदर जो है सब्जेक्ट के तहत जो है सभी स्टेट्स को, चाहे ये इंडियन यूनियन हो, के तहत जो है अपने पावर को भी करने का अधिकार है। और किंतु जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजंस लागू किए गए हैं। किंतु इधर संविधान में विधेयक ला करके या संसद में कानून बना करके उसे स्पेशल प्रोविजन को उसको समाप्त कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह ट्रीट किया जाने लगा है, यानी उसे भी एक राज्य का पूर्ण दर्जा मिल गया है। और इस तरह से ये जो चीजें हैं वो अब हट गई हैं, जो पहले थी, जो स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया था। अब है इसमें न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको लागू करने के लिए उसे वह जिम्मेवार है। अगर कोई डिस्प्यूट, इफ एनी केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द division of power, the High Court and the Supreme Court make a decision, and the union and the state governments have the power to raise resources by the levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. और दोनों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह इनके कानूनों को या उनके कार्यक्षेत्र को देखे कि कोई एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी न करे। रहने दीजिए सर, फिर 8वां को बनेगा। अब है हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस। पहला है एक लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कैसे जो है फेडरलिज्म को व्यवहार में लाया गया। पहला है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। The creation of linguistic states was the first and the major test for the democratic politics of country, and the political map of India, which is begun in judicial journey as a democracy in 1947 and 2006, we will surprise the extent of the changes. Many old states vanished and new states has been created. 1947 से 2006 तक देखा गया कि बहुत सारे नए राज्यों का उदय हुआ। बहुत सारा राज्य जो है को जो है दूसरे राज्यों में मिलाकर के एक अलग प्रांत बना दिया गया और इस आधार पर बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स जो है समाप्त कर दिए गए और उनके जगह पर नए राज्यों का क्रिएशन किया गया। एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैज बीन चेंज्ड। इसके लिए क्षेत्रफल, उनकी सीमाएं और उनके नामों में परिवर्तन किया गया। In 1947, the boundaries of several old states in India changed in order to create new states, and this was done in ensure the people who spoke on the same language live in the same state. यानी इसके कहने का अर्थ है कि भाषा के आधार पर देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक भाषा के बोलने वाले लोग हैं और एक खास राज्य में रहते हैं और इस आधार पर some states were created not on the basis of language but to recognize different based of culture, ethically और geographical। भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर और संस्कृति के संस्कृति कल्चर के आधार पर या पर स्थापित किए गए। जैसे ये स्टेट्स हैं नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। When the demand of the formation of states on the basis of language was raised, जब
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी तो कुछ नेताओं ने एक तरह से राष्ट्रीयता को खतरा बताया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पर से आग्रह किया कि इसी तरह भाषा के आधार पर राज्यों का गठन रोका जाए। But the experience has shown that the formation of linguistics has equally made the country more united. लेकिन राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन से यह साबित हुआ कि प्रीवियस अनुभव को देखते हुए हमें यह साबित हुआ कि यह भारत को एक और संप्रभु और एकता के सूत्र में बांध रहा है, न कि इसे बिखेर रहा है या टूट रहा है। And it is also made especially easier continue to official policy of the government of India. Promotion does not mean the central government of the Hindi on the states where speak a different language. The flexibility shown by the Indian political leaders help out the country avoid the kind of situation that Sri Lanka first finds itself. दूसरा है वह है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। दूसरा जो टॉपिक बनता है या पॉइंट है कि कैसे भारत एक फेडरल कंट्री है, वह है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्यों का संबंध। रिस्ट्रक्शन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन द वन मोर वे इन विच फेडरेशन हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन द प्रैक्टिस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ टू ruling parties and leaders for the arrangement. For a long time, the same party ruled both at the center and the most of the state. This means that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit. लंबे समय से देखा गया है कि केंद्र में भी जिस पार्टी की सरकार थी, राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार थी, और इस तरह से केंद्र और राज्य अलग अलग अपने अधिकारों को फेडरल यूनिट्स के रूप में अपने अधिकारों को नहीं अपील कर सके। एज वेन हम रूलिंग पार्टी द स्टेट्स वर डिफरेंट, लेकिन जब केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी और राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार थी, द स्टेट वॉज डिफरेंट। द पार्टी रूल्ड एट द सेंट्रल ट्राई टू अंडरमिन द पावर्स ऑफ स्टेट्स। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द गवर्नमेंट। तो देखा गया कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कई बार जो है राज्य सरकार को डिसमिस कर देती थी, एंड द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय रिबल पार्टी एंड दैट अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और जो कि फेडरलिज्म के स्पिरिट को नुकसान पहुंचाता था। एंड ऑल द चेंज सिग्निफाइज आर 95 द पीरियड्स ऑफ द रीजनल political parties manifested. This was also the beginning of the area of the coalition government. लेकिन 1990 के बाद देखा गया कि भारत में एक नए शासन पद्धति का दौर चला हुआ है, कोलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार। कई बार ऐसा होता था कि केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, और पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण वह कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके या गठबंधन करके एक सरकार का गठन करती थी और एक कॉमन एजेंडा के तहत कार्य करती थी। इसी को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में एक नई पद्धति जो शुरू हो गई और वह था कोलिशन गवर्नमेंट का।